यहाँ पे अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। हमने 5 किंगडम जो पढ़ने हैं उसमें से सबसे पहला किंगडम हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर में सारे प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरिया इंक्लूड किए जाते हैं। जितने भी दुनिया में प्रोकैरियोट्स हैं, धरती पर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, और सारे के सारे प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं जितने भी बैक्टीरिया धरती पर प्रेजेंट हैं वो सब किसके अंदर में इंक्लूड किए जाते हैं? मोनेरा किंगडम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। पहले हम इनके हैबिटाट की बात करेंगे, फिर इनके बॉडी स्ट्रक्चर की, और उसके बाद में ये किस तरह से अपने लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से अपने जीवन को चलाने के लिए फूड इनटेक करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा इनका हैबिटाट। बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? जो मोनेरा है वो कहाँ पर आपको मिलेगा? मोनेरा एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। भाई जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो धरती पर हर जगह पाए जाते हैं। चाहे आप पानी की बात करें ये पानी में मिल जाएंगे, हवा की बात करें ये हवा में मिल जाएंगे, सॉइल की बात करें तो सॉइल में मिल जाएंगे। कहीं पर भी धरती पर अगर आप कोई भी हैबिटाट जहाँ पर जीवन पॉसिबल है वहाँ पर आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर एक जगह पे पाया जाता है, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी। हिंदी में इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह पाया जाए। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि ये एयर में भी मिलेगा, वाटर में भी मिलेगा, सॉइल में भी मिलेगा। लेकिन अगर तीनों में कंपेयर किया जाए तो सॉइल इसका मोस्ट फेवरेबल हैबिटाट है। अगर आप सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। जहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एक मुट्ठी भर सॉइल में, एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इनके हैबिटाट है, कहीं पर भी पाया जाता है। इनफैक्ट बैक्टीरिया ऐसी जगहों पर भी मिलता है जहाँ पर दूसरी किसी लाइफ का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। मतलब जो हार्श कंडीशंस होती हैं, जो बहुत ही अनफेवरेबल हैबिटाट होते हैं, वहाँ पर भी बैक्टीरिया आपको देखता हुआ मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें स्नो के अंदर में बैक्टीरिया मिल जाता है। जो डीप ओशन होते हैं, जो बहुत गहरे ओशन होते हैं, बिल्कुल ज़मीन उनके डीप ओशन के बिल्कुल सरफेस पे मिल जाते हैं। डेजर्ट में जहाँ पे पानी की बहुत कमी है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब बहुत ही हार्श कंडीशन में भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। बैक्टीरिया फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों टाइप का हो सकता है। अगर हम बैक्टीरिया के हैबिटाट की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया एक तो फ्री लिविंग हो सकता है, जो अपनी फ्री इंडिपेंडेंस लिविंग शो करेगा, अपने आप लिव करता है। दूसरे कुछ बैक्टीरिया पैरासिटिक होते हैं, मतलब वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फीड करते हैं, जिसको होस्ट बोलते हैं। तो किसी दूसरे एनिमल पे, प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, जिसको हम होस्ट बोलते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की मदद से सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट। कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोंट भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचाते हैं, और फायदा पहुंचाने की वजह से वो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको अपने ऊपर या अपने अंदर रहने की जगह दे देता है। तो वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक किसी फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। ये हैबिटाट की बात हो गई। हैबिटाट के बाद में हम इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो मोनेरा है, बैक्टीरिया है, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? भाई मोनेरा या फिर बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आते हैं, और हमने सेल चैप्टर में पहले ही कवर किया है कि प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंपलेस्ट सेल्स। सबसे सिंपल टाइप के जो सेल होते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक सेल। तो इनका स्ट्रक्चरल तौर पे अगर हम बात करें तो दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब इनके पास में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो होंगे नहीं। अगर हम इनके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात करें तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकैरियोट्स में मिलते हैं वो सारे यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इनके पास में प्रॉपर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। इसका मतलब काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और इनके सेल स्ट्रक्चर में एक सेल वॉल देखने को मिलती है, जो सेल के ऊपर में कवर करके रखती है एक सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है ये इनको मैकेनिकल प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करती ही है,
पर मैकेनिकल प्रोटेक्शन के साथ में एक पर्टिकुलर शेप भी प्रोवाइड करती है। ये प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करती ही है, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ में ये एक स्पेसिफिक शेप भी प्रोवाइड करेगी। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो हमेशा जर्नली एक पर्टिकुलर शेप के अंदर में पाए जाते हैं। जो कॉमन बैक्टीरियल शेप्स हैं, जो 4 तरह के कॉमन बैक्टीरियल शेप होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं कोकाई या फिर कोकस। कोकस माने स्फेरिकल बैक्टीरिया। दूसरा होता है बेसिलाई या फिर बेसिलस, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इस तरह के रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तीसरा है विब्रियो या विब्रियम, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, इस तरह के। और चौथा है स्पाइरिलम, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, जो इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो 4 कॉमन टाइप के शेप बैक्टीरिया दिखाता है ये हमारे पास कोकस, बेसिलस, विब्रियम एंड स्पाइरिलम। काफी सिंपल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर के तौर पे यहाँ पे बहुत कुछ बात करने के लिए नहीं है, वो सेल चैप्टर में हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तो बहुत अच्छे से वहीं पे डील कर लिया था। भले से इनका स्ट्रक्चर इतना सिंपल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इनके मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करें, उनके अंदर में जो केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, जो केमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, उनकी डाइवर्सिटी के रेस्पेक्ट में मोनेरा बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। तो भले से बैक्टीरिया या फिर मोनेरा की बात करें, वो स्ट्रक्चरल तौर पे काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम फंक्शनल डाइवर्सिटी की बात करें, फंक्शनली बात करें, तो दे आर मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्स ग्रुप, मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्स ग्रुप। इसका मतलब है कि उनके अंदर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस उनके अंदर में ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रेजेंट करते हैं। तो एज अ ग्रुप, एज अ किंगडम, जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमें दिखाई पड़ती है, वो मोनेरा के अंदर में मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है। अब इस लाइन को जस्टिफाई करना है कि भाई बैक्टीरिया के अंदर में जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो सच में बहुत ज़्यादा है। इसको जस्टिफाई करने के लिए हम बैक्टीरिया के अंदर में चलने वाले, जो बैक्टीरिया के अंदर में चलने वाले 3 प्रोसेस की बात करेंगे, जिनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस यानी कि ऐसे एक्टिविटीज़ जो एक सेल परफॉर्म करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी सर्वाइवल के लिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? पहला तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, जो वो खाना इनटेक करता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है खाने का ब्रेक डाउन करना, फूड को ब्रेक डाउन करना, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। जब हम खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसी एनर्जी को यूज करके कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तीसरा जो स्टेप है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अपने आप को मल्टीप्लाई करना। भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का 2 ही एम होता है धरती पर, एक तो अपने आप को सर्वाइव करवाना, अपने आप को जिंदा रखना, और दूसरा एक टाइम आने के बाद में अपना नंबर मल्टीप्लाई करना, अपने आप को इंक्रीज करना अपना नंबर। तो ये तीनों प्रोसेस के रिस्पेक्ट में हम बैक्टीरिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग बैक्टीरिया इन तीनों प्रोसेस को करने के लिए किन स्टेप्स का, किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। लास्ट जो प्रोसेस हमें पढ़ना है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ बैक्टीरिया एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है उसको अमोनिया की फॉर्म में फिक्स करना, उसको NH3 फॉर्म में फिक्स करना, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये सारे प्रोसेस हम बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में समझने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में। जो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं वो है बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। जैसा हमने पहले ही बता दिया है कि बैक्टीरिया दोनों तरह का हो सकता है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, और साथ में कीमोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जब अपना फूड कोई ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करता है तो उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। सॉरी हमें पहले ओके, हमने ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में पहले ब्रेक करेंगे।
ऑटोट्रॉफिक जो खुद से अपना खाना सिंथेसाइज करे, और हेटरोट्रॉफिक जो किसी दूसरे सोर्स पे, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या फिर कोई डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, तो उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी हमारे पास दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। अगर हम ऑटोट्रॉफिक की ही बात करें, अगर हम पहले ऑटोट्रॉफिक की बात कर लेते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक में भी दो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें पहला टाइप है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक का सिंपल सा मतलब है सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे और सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके फूड का सिंथेसिस करवाने वाले, है ना, तो इसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पिगमेंट्स। क्या होता है? पिगमेंट्स। भाई लाइट, सनलाइट को कैप्चर करने के लिए, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए कुछ कलरफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पिगमेंट्स। अब बैक्टीरिया के अंदर में पिगमेंट के रिस्पेक्ट में दो ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया मिलते हैं हमारे पास। जो फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना, जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, दो अलग अलग कलर के, दो अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट मिलते हैं, जिनमें से एक पिगमेंट तो होता है ग्रीन कलर का और एक होता है पर्पल कलर का। एक होता है ग्रीन कलर का और एक होता है पर्पल कलर का। जिस बैक्टीरिया के अंदर में ग्रीन पिगमेंट मिलता है उसको हम बोल देते हैं ग्रीन बैक्टीरिया, और जिस बैक्टीरिया के अंदर में पर्पल मिलता है उसको हम बोल देते हैं पर्पल बैक्टीरिया। अच्छा, ये जो पिगमेंट्स हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स जो बैक्टीरिया में मिलते हैं, उनका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और अगर पर्पल कलर का जो पिगमेंट बैक्टीरिया में मिलता है उसका नाम है बैक्टीरियो परप्यूरिन। बैक्टीरियो परप्यूरिन, जो पर्पल कलर का दिखाई पड़ता है। इसीलिए दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बन गए, एक ग्रीन बैक्टीरिया और एक पर्पल बैक्टीरिया। दोनों ही ग्रुप फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए इनको CO2 को रिड्यूस करना होता है ग्लूकोज में। भाई खाना तभी तो बनेगा ना जब CO2 को रिड्यूस करोगे ग्लूकोज में। CO2 को ग्लूकोज में रिड्यूस करने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड कर सके। जो हाइड्रोजन एटम देगा तभी तो इस CO2 में हाइड्रोजन एटम को जोड़ के हम ग्लूकोज बनाएंगे। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट पर्पल बैक्टीरिया या फिर ग्रीन बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड का जो हाइड्रोजन है ये CO2 को दे दिया जाता है, जिससे CO2 का रिडक्शन हो जाता है, वो फूड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सल्फर है ये एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। सल्फर किसकी फॉर्म में निकल जाता है? बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए, अब आप रिकॉल करिए, जब हम प्लांट की बात करते हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वहां पे जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। ग्रीन प्लांट्स किसका रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन का रिलीज इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास में ऑक्सीजन, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है वाटर। जब रिड्यूसिंग एजेंट एज अ वाटर इस्तेमाल होगा तो इसका हाइड्रोजन फूड सिंथेसिस में करने में, CO2 को रिड्यूस करने में काम आ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलता है। ये किसका केस है? ग्रीन प्लांट्स का, जो हमारे पास में प्लांट्स होते हैं। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, चाहे हम पर्पल बैक्टीरिया की बात करें या ग्रीन बैक्टीरिया की बात करें, वो कभी भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करते। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या निकालते हैं? सल्फर कंपाउंड निकालते हैं। सल्फर कंपाउंड, ये जो सल्फर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल रहा है, ये किसी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के सल्फर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। इसीलिए हम आज के टाइम पे ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया को और ज्यादा अच्छे तरीके से बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आज के टाइम पे हम इनको ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया ना बोल करके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कह करके बुला रहे होते हैं। ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद में जो दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन है दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके बाद में जो दूसरा मोड है दिस इज कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
अब ये जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें सिंपल सी एक चीज है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है फोटो ऑटोट्रॉफिक से, कि यहां पर जो एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं, फूड की सिंथेसिस में जो एनर्जी इस्तेमाल होने वाली है, वो कहां से आएगी? वो किसी केमिकल रिएक्शन से आएगी, वो किसी केमिकल रिएक्शन से आएगी। वो बैक्टीरिया अपने आसपास एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा और उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को यूज करके वो फूड का सिंथेसिस करने वाला है। अच्छा, बैक्टीरिया जो हमारे पास में, मान लो ये बैक्टीरिया है, ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराएगा? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म कराएगा। ये जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराने वाला है, ये किस तरह की रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म कराएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक एक्सर्गोनिक टाइप की रिएक्शन होती है, इसमें है ना हमेशा एनर्जी बाहर निकलती है। जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो बैक्टीरिया के आसपास, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, इनऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे, जैसे मान लो ये एक इनऑर्गेनिक मिनरल है, बैक्टीरिया क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन करा देगा, Fe2O3। या फिर मान लो हमारे पास में नाइट्रोजन अमोनिया है, इसका क्या करा देगा? इसका ऑक्सीडेशन करा देगा। इसका क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन करा दिया। या फिर मान लो सल्फर है, तो इसका क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन करा दिया, है ना। तो कोई भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो उसके आसपास प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया उसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करवा देगा और ऑक्सीडेशन करवा के उसको ऑक्सीडाइज्ड आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करा देगा। जब भी कोई ऑक्सीडाइज हो जाता है तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीडेशन करवाया है बैक्टीरिया ने। अब बैक्टीरिया जब ऑक्सीडेशन कराता है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी को यूज करके बैक्टीरिया अपना फूड सिंथेसाइज कर लेगा। तो इसी को यूज करके बैक्टीरिया क्या करेगा? अपना फूड सिंथेसाइज कर लेगा। अब एक पर्टिकुलर कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ही ऑक्सीडाइज करवाता है। जैसे कोई बैक्टीरिया है जो आयरन को ऑक्सीडाइज कराएगा, कोई दूसरा है जो नाइट्रोजन को, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो इसी के बिहाफ पे इनके अलग अलग तरह के नाम होते हैं। जैसे हमारे पास में आयरन बैक्टीरिया होता है, आयरन बैक्टीरिया होता है, इसका मतलब है वो आयरन को ऑक्सीडाइज करके उसका ऑक्सीडाइज्ड आयनिक फॉर्म बनाता है। जो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं उनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ होते हैं सल्फर बैक्टीरिया, जो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एटसेट्रा। तो हमारे पास कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कई सारे टाइप्स के हैं, बेस्ड ऑन कि वो किस तरह के इनऑर्गेनिक आयंस को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसे ऑक्सीडेशन कराता है और कैसे वो एनर्जी यूज करता है। अब ये जितने भी ऑक्सीडाइज्ड आयंस हैं, ये जितने भी ऑक्सीडाइज्ड आयंस हैं, प्लांट्स इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है। ये जो ऑक्सीडाइज्ड आयंस होते हैं ना, दीज आर एब्जॉर्बेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स। जब भी प्लांट्स को किसी मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में या फिर आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, वो कभी भी नॉर्मल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको बैक्टीरिया ने ऑक्सीडाइज किया था, ये प्लांट के अंदर जाएंगे, प्लांट के अंदर जाने के बाद में कोई बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस करेंगे, और जब प्लांट की डेथ होगी तो ये वापस से सॉइल में जाकर के मिल जाएंगे। क्योंकि जो कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उसकी वजह से सॉइल का न्यूट्रिएंट प्लांट में जाता है, प्लांट से एनिमल में जाता है, और प्लांट और एनिमल की डेथ होने के बाद वापस से सॉइल में मिल जाता है। इसका मतलब कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिक रोटेशन करवा रहे हैं। जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल से निकाल के उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भेजने का काम है कीमोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। इसीलिए एनसीईआरटी में हम एक लाइन देखते हैं कि कीमोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्ले an important role in nutrient recycling। जो भी हमारे पास में न्यूट्रिएंट की
साइकिल ऑपरेट करती है, उसकी रिसाइकलिंग होती है सॉइल के अंदर में, बार बार सॉइल से लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म से सॉइल में, इस साइकिल में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑक्सीडाइज करके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सारे बैक्टीरिया का स्मॉलर परसेंटेज है। ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो जो सेकंड क्लास है न्यूट्रिशन का बैक्टीरिया का, दिस इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया खुद 3 टाइप्स का हो सकता है। या तो ये सेप्रोट्रोफ होगा, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा, जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर में फीड करता है। या फिर ये पैरासाइट की तरह एक्ट कर रहा होगा, पैरासिटिक फॉर्म में लाइफ शो करेगा, जिसमें ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ग्रो करता है और उससे फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। तीसरा, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन भी शो कर सकता है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये हमारे इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारे घरों में कुछ बाय प्रोडक्ट या फिर कुछ स्पेशल एडिबल प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं। ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये हमें कर्ड बनाने में काम आते हैं, दूध से दही बनाने में काम आते हैं, ये विनेगर बनाने में काम आते हैं। जब हम सिरका बनाते हैं तो गन्ने के जूस को हम फर्मेंट करते हैं, उसके दौरान भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही वहां पर यूज होता है, एटसेट्रा। और भी कई सारी चीजें बनाने में जो हमारे घरों में काम आती हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल स्केल पे ह्यूमंस के बेनिफिट की है, ऐसी चीजें बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल, पर्टिकुलरली हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक बनाने में भी इनका काम होता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को बनाने के लिए हम एंटीबायोटिक सिंथेसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जो हमारे काम के आते हैं और बैक्टीरिया द्वारा हम प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अच्छा, सारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फिर सारे बैक्टीरिया हमको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते। कुछ ऐसे भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, है ना। तो बेनिफिट तो करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, लेकिन बहुत सारे पैरासिटिक भी होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। चाहे हम प्लांट्स की बात करें, वहाँ भी डिजीज कॉज करते हैं, और वहीं पे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। प्लांट्स में जैसे सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर नाम की एक बीमारी होती है जो सिट्रस प्लांट, जूसी प्लांट में लगती है। एनिमल्स के अंदर में अगर हम बात करें तो टाइफॉइड है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, ये सारी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हैं। जब डिजीज और हेल्थ वाला चैप्टर आप पढ़ोगे 12th क्लास में, तो वहां पे बैक्टीरियल डिजीज का एक पूरा सेक्शन होता है। तो बैक्टीरिया किस किस तरह के डिजीज करता है वो भी हम समझेंगे वहां पे। लेकिन ये हमारे पास 2 तरह के न्यूट्रिशन हो गए बैक्टीरिया के, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, जिसको हमने पूरा कवर कर लिया। न्यूट्रिशन के बाद में जो दूसरा लाइफ प्रोसेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो दूसरा काम है वो फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालना है। जो ग्लूकोज हमने बनाया है उस ग्लूकोज को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का सिंपल सा मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ताकि क्या निकाली जा सके, टू रिलीज द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। जो उसके अंदर में एनर्जी स्टोर्ड है उसको बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस ऑपरेट करता है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन खुद 2 तरह का होता है। अगर फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाए तो ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे पास में रेस्पिरेशन भी 2 टाइप्स का होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक किया जाता है, एयर की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक किया जाता है। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे बिना ऑक्सीजन के, बिना एयर की प्रेजेंस के, बिना एयर की मदद से फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्लीट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है फूड का, जबकि अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वहां पे बिना ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेकडाउन किया जाता है, इसीलिए वहां पे एनर्जी कम निकलती है,
कंप्लीट ब्रेकडाउन फूड का नहीं हो पाता। बैक्टीरिया दोनों तरह का रेस्पिरेशन शो कर सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्लस एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, ये एनारोबिक और एरोबिक के अलावा भी हमारे पास में दो कैटेगरीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब और दूसरे फैकल्टेटिव एनारोब। जो यहां पे लिखा है बिल्कुल इसी का अपोजिट यहां पर लिख दो। एनारोबी में ऑब्लिगेट एनारोब एक ग्रुप होता है, ऑब्लिगेट एनारोब, और दूसरा ग्रुप होता है फैकल्टेटिव एरोब। अब इन चारों का क्या मतलब है वो समझो। देखो, ऑब्लिगेट का सिंपल सा मतलब होता है नेसेसरी, 100% असेंशियल, जिसके बिना काम ना चल सके। ऑब्लिगेट एरोब का मतलब है ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सरवाइव करेगा। जैसे ही आप ऑक्सीजन कट कर दोगे, जैसे ही आप उसको ऑक्सीजन से दूर रख दोगे, तो उसकी थोड़ी देर बाद डेथ हो जाएगी। तो ऑब्लिगेट एरोब क्या होगा? डेथ विदाउट ऑक्सीजन। अगर उसको विदाउट ऑक्सीजन वाली कंडीशन में रख दिया जाए तो उसकी अपने आप डेथ हो जाएगी। इसी तरह से ऑब्लिगेट एनारोब बिल्कुल इसका उल्टा है, जिसको अगर हम कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। कभी भी ये ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी क्या होगी? डेथ। तो डेथ ऑन कॉन्टैक्टिंग ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट मतलब असेंशियल, जो जरूरत है, जिसकी बिल्कुल असेंशियल जरूरत है, जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल। अगर हम वर्ड मीनिंग में जाएं तो फैकल्टेटिव का सिंपल सा मतलब होता है ऑप्शनल, जिसको ऑप्शन के तौर पे रखा गया है, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है। फैकल्टेटिव एनारोब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में एरोब होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं? एरोब, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं। लेकिन मान लो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन एक जगह पर प्रेजेंट नहीं है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो उस कंडीशन में वो कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम इट कैन लिव एज एनारोब। नॉर्मली ये कैसे? एरोबिक, इसीलिए इसको हम एरोबिक के साथ में रख रहे हैं। लेकिन अगर थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए उसको ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो उस टाइम पर वो एनारोबिक सिचुएशन में भी सरवाइव कर लेगा। इसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे और यहां पे इसको लिख देंगे फैकल्टेटिव एनारोब। जो हमारा फैकल्टेटिव एनारोब है, बिल्कुल इसका उल्टा कर दो। जैसे नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होगा? एनएरोब। नॉर्मल कंडीशन में ये एनएरोब होगा। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जीना पड़े तो वहां पे ये कैसे जिएगा? एरोबिक ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में जी सकता है। इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोब। चारों तरह के बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। ये बैक्टीरिया भी मिलते हैं, ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया भी आपको मिल रहे होते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, जो असेंशियल लाइफ प्रोसेस है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। अपना नंबर मल्टीप्लाई करना। नंबर मल्टीप्लाई करने के दो ही तरीके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए एसेक्सुअल मोड पर पूरी तरह से रिलाई करता है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया के अंदर में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया पूरी तरह से अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए किस पे डिपेंड करता है? एसेक्सुअल मोड पे। एसेक्सुअल मोड। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया का दो तरह से होता है, जिसमें सबसे कॉमन टाइप का मेथड है फिजन। फिजन या फिर डायरेक्ट डिवीजन। फिजन या फिर डायरेक्ट सेल डिवीजन, जहां पे एक बैक्टीरिया अपना डिवीजन करता है और डिवीजन करके दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है।
फिर वो दोनों फिर से डिवाइड करते हैं, 4 बैक्टीरिया में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से हर बार डिवाइड करके अपना नंबर डबल कर लेते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पर, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हमने पहले ही बताया था कि फिजन जो रिएक्शन, फिजन जो सेल डिवीजन होता है ये फास्टर होता है, मतलब इसका टाइम पीरियड कंपैरेटिवली छोटा होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस, एज कंपेयर टू माइटोसिस। अब माइटोसिस से छोटा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर में ना तो स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन होना है, ना ही प्रॉपर क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होना है। तो जब स्पिंडल एपरेटस, क्रोमोजोम, ये सारी चीजें नहीं बनेंगी तो फिजन रिएक्शन, फिजन डिवीजन जो होता है वो काफी तेजी से चलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर हैबिटाट में बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में तेजी से मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया। ये जो फिजन मल्टीप्लिकेशन है, फिजन डिवीजन है, ये बैक्टीरिया अपने फेवरेबल टाइम के दौरान शो करता है। जब भी बैक्टीरिया एक फेवरेबल कंडीशन में, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा होगा तो वो इसी मैकेनिज्म को यूज करेगा। तो जब भी बैक्टीरिया किस कंडीशन में हो, फेवरेबल कंडीशन में, तो हमेशा बैक्टीरिया इसी मोड को फॉलो करने वाला है। इसीलिए फिजन रिएक्शन सबसे कॉमन टाइप का उसका मल्टीप्लिकेशन मेथड है। पर मान लो कभी अनफेवरेबल टाइम आई, भाई हमेशा तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। अनफेवरेबल टाइम के लिए उसके पास एक दूसरा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टाइप का स्पोर बनता है जो उसके सेल के अंदर बनता है, अंदर की तरफ बनता है बैक्टीरिया के, इसीलिए उसको एंडोस्पोर बोलते हैं। एंडो मतलब इंटरनल और स्पोर मतलब एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। जब भी बैक्टीरिया को लगता है कि भाई अब उसका अनफेवरेबल टाइम स्टार्ट होने वाला है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, अनफेवरेबल टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो वो क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर ही एक स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है जिसको बोलते हैं एंडोस्पोर। ये जो स्पोर होता है इसकी एक मोटी सी वॉल होती है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये जो पीले कलर से हमने वॉल बनाई है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो कि एक थिक वॉल होती है, बहुत ही रिजिड मोटी वॉल होती है। और ये जो इसका जेनेटिक कंटेंट, जो इसका डीएनए है, उसको वो कंडेंस करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जो इसका डीएनए था वो डीएनए भी वो कॉर्टेक्स की वॉल के अंदर छुपा लेता है, उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। क्योंकि डीएनए अगर इसका प्रोटेक्ट रहेगा तो आगे चल करके ये बैक्टीरिया को वापस से जनरेट कर सकता है, बैक्टीरिया को रिवाइव कर सकता है। जो थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म होता है वो भी इसके साथ में डीएनए के आसपास ये बचा लेता है। अब ये बाहर बैक्टीरिया का जो आउटर कवरिंग है ये बर्स्ट हो जाता है, जो बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग है ये बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद में ये कॉर्टेक्स बाहर निकल जाता है। जब तक अनफेवरेबल टाइम रहेगी तब तक बैक्टीरिया इसी कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा। अनफेवरेबल टाइम के दौरान बैक्टीरिया का डीएनए प्रोटेक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ दिस कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स के अंदर में एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है जिसका नाम है कैल्शियम डिपिकोलिनेट। डिपिकोलिनेट, ये जो पर्टिकुलर केमिकल है, ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है कैल्शियम डिपिकोलिनेट, ये हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो किसी हीट या फिर गर्म एरिया में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जहां उसका डेसिकेशन हो सकता है, जहां पे वो डैमेज हो सकता है, पर्टिकुलरली उसका डीएनए डैमेज हो सकता है, तो जो कैल्शियम डिपिकोलिनेट है ये इसको हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसके डीएनए को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज थ्रू एक्सेसिव हीट। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाएगी, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होगी तो उस टाइम पर ये एंडोस्पोर वापस से इसकी कॉर्टेक्स वॉल ब्रेक हो जाएगी, और जो बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर में, उसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म बचा हुआ है, वो वापस से एक नया बैक्टीरिया फॉर्म कर देगा। तो वापस से वो बैक्टीरियल फॉर्मेशन कर देगा जिसका ग्रोथ धीरे धीरे हो जाएगा। हम इसको बड़ा बैक्टीरिया ही बना लेते हैं। यहाँ पे एक बैक्टीरिया इसने रीजनरेट कर दिया। ये कब होगा? ड्यूरिंग फेवरेबल टाइम। अनफेवरेबल टाइम के दौरान इसने एंडोस्पोर बनाया,
और जब फेवरेबल टाइम आया तो उसने बैक्टीरिया बना दिया। तो ये बैक्टीरिया का पेरिनेशन मेथड है, यानी कि अनफेवरेबल टाइम को बाईपास करने का एक तरीका है। लेकिन इसमें ना बहुत सारे साइंटिस्ट एंडोस्पोर मेथड को रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं मानते। ऐसा इसलिए होता है कि रिप्रोडक्शन आप तब बोलेंगे जब एक ऑर्गेनिज्म से दो या फिर उनका नंबर इंक्रीज हो। लेकिन अगर एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया एक एंडोस्पोर बनाता है और एक एंडोस्पोर फेवरेबल टाइम वापस आने पर वापस से एक बैक्टीरिया बनाता है। तो जो हमारे पास में एक बैक्टीरिया स्टार्टिंग में था, आफ्टर एंड फेवरेबल टाइम वापस आने के बाद भी एक ही बैक्टीरिया दिख रहा है। तो इसका मतलब एंडोस्पोर बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, वो सिर्फ बैक्टीरिया को अनफेवरेबल टाइम से बचाने का काम करता है। तो कई बार कुछ साइंटिस्ट या कुछ बुक्स में आप एंडोस्पोर को एज अ रिप्रोडक्शन मेथड ना देख करके एज अ पेरिनेशन मेथड, यानी कि अनफेवरेबल टाइम को बाईपास करने का जो मेथड है उसकी तरह लिखा होता है। तो ये हो गया बैक्टीरिया के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा हमने बताया कि बैक्टीरिया में कोई भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता, वहां पे कोई गैमीट नहीं बनता, कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, जाइगोट नहीं बनता, ये सारी चीजें नहीं होती। भले से यहां पर गैमीट जाइगोट ये सब ना बने, लेकिन एक डीएनए ट्रांसफर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या एक्चुअल में? अगर बहुत बेसिक बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है। दोनों का डीएनए कंटेंट आपस में मिक्स होता है। दो अलग अलग डीएनए कंटेंट जब आपस में मिक्स होता है तो जाइगोट बनता है। तो डीएनए की मिक्सिंग को भी तो हम एक तरह से समझ सकते हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के तौर पे। बैक्टीरिया में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर जरूर हो जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया क्या परफॉर्म करते हैं? बैक्टीरिया क्या परफॉर्म कर सकता है? अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर डीएनए मॉलिक्यूल का एक ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, एक बैक्टीरियम से टू अदर। ये तो किया जा सकता है, एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अगर हम बोलें कि भाई ये यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो नहीं, लेकिन क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है? भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा कुछ, क्योंकि डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए की मिक्सिंग होगी, तो ये एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर है जो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ये प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर बैक्टीरिया तीन अलग अलग तरीकों से परफॉर्म कर सकता है, जिनका नाम है, पहले का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे का नाम है ट्रांसडक्शन, और तीसरे का नाम है कॉन्जुगेशन। ये तीन अलग अलग मैकेनिज्म है, ये तीन अलग अलग मोड हैं जिसकी मदद से बैक्टीरिया अपना डीएनए ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि डीएनए का ट्रांसफर थ्रू सराउंडिंग, यहां पे किसकी मदद लगती है ट्रांसफर करने में? सराउंडिंग की मदद लगती है। ट्रांसडक्शन में जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो थ्रू वायरस, बैक्टीरियोफाज, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो अगर वायरस की मदद से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन। और कॉन्जुगेशन में सेक्स पिलाई, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसको सेक्स पिलाई या फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब कहकर के बुलाते हैं, उसकी मदद से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होने वाला है। पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की थ्रू सराउंडिंग। यहां पर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नंबर ए, यहां पर दूसरा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नंबर बी। डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। कैसे? ये पहला वाला बैक्टीरिया, इसने अपना डीएनए सराउंडिंग में रिलीज कर दिया,
इसने अपना डीएनए का जो पीस है जो इसको ट्रांसफर करना है, उस पीस को इसने सराउंडिंग में रिलीज कर दिया। सराउंडिंग में घूमता हुआ ये बेचारा घूमता हुआ डायरेक्टली किसने एब्जॉर्ब कर लिया, डायरेक्टली किसने इनटेक कर लिया, बैक्टीरिया नंबर बी ने। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया डायरेक्टली सराउंडिंग में अपना जो डीएनए है उसको रिलीज कर देता है और दूसरा बैक्टीरिया उसको उठा लेता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है ट्रांसडक्शन, जहां पे वायरस या बैक्टीरियोफाज की मदद से डीएनए ट्रांसफर होने वाला है। ये बैक्टीरिया नंबर ए है अब की बार अभी, और यहाँ पे बी। एक वायरस है बैक्टीरियोफाज जो आकर के इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसको इन्फेक्ट करने के बाद में, इसकी डेथ करने के बाद में जो नया वायरस है वो यही वायरस एंटर करता है दूसरे बैक्टीरिया में। जब इस तरह से एक वायरस एंटर करता है, उसके किल करने के बाद नए बैक्टीरिया में एंटर करता है, उसको इन्फेक्ट करता है, तो कई बार जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है वो उसके डीएनए को भी अपने साथ ले जा करके नए बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया ए से बी में डीएनए का ट्रांसफर हुआ, किसकी मदद से, वायरस, इसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन। लास्ट है कंजुगेशन। जो कंजुगेशन है, यहाँ पर बैक्टीरिया एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है सेक्स पिलाई या फिर कंजुगेशन ट्यूब। ये जो बैक्टीरिया है, ए बैक्टीरिया, इसने क्या बनाया, सेक्स पिलाई या फिर कंजुगेशन ट्यूब। एक ऐसा ट्यूब जिसकी मदद से डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये कंजुगेशन ट्यूब सारे बैक्टीरिया नहीं बना सकते। ये कंजुगेशन ट्यूब वही बैक्टीरिया बना पाएगा जिसके पास में एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड होता है जिसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। एक तो बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए होता है, नॉर्मल डीएनए। इसके अलावा बैक्टीरिया के पास में कुछ प्लाज्मिड डीएनए होते हैं, एडिशनल डीएनए होते हैं जो उसको एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक प्लाज्मिड है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड, ये जो एफ प्लाज्मिड है, जिस भी बैक्टीरिया के पास में ये एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वो सेक्स पिलाई बनाने में कैपेबल होगा। मान लो ये बैक्टीरिया ने सेक्स पिलाई बनाया और इधर एक कोई दूसरा बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया अपना डीएनए ट्रांसफर कर सकता है इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। इसको बोलते हैं कंजुगेशन। तो 3 तरह से बैक्टीरिया डीएनए ट्रांसफर करवा सकता है। ठीक है, हमें इसमें इतना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको ये ट्रांसफर मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। रिप्रोडक्शन के बाद में हमें एक नेक्स्ट जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर में मिलने वाली नाइट्रोजन गैस को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में मिलने वाली नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है उसको फिक्स करके अमोनिया की फॉर्म में सॉइल में कन्वर्ट कर सकते, सॉइल में डाल सकते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या सारे बैक्टीरिया कर सकते हैं? हमने पहले ही बताया भाई सारे बैक्टीरिया नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया कर सकते हैं। ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ओनली फ्यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अलावा कोई सा भी ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स कर पाए। इन बैक्टीरिया के पास में एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम। जिसके पास भी, जिस बैक्टीरिया के पास भी ये एंजाइम है, सिर्फ वही नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म कर सकता है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं वो भी 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग फॉर्म में अकेले सरवाइव करते हैं, फ्री लिविंग सॉइल में सरवाइव करते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं। प्लांट को भी नाइट्रोजन की जरूरत है भाई, नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में बहुत कम होता है,
इतना कम होता है कि हर एक प्लांट के लिए वो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट की तरह काम कर रहा होता है। तो कई बार प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर अपने रूट में ऐसे बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को शेल्टर देते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। इनको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकती हैं। तो बैक्टीरिया दोनों तरह से नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। अगर हम बात करें फ्री लिविंग की बात करें, तो यहां पे आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं जो आप ए बी सी से याद रख सकते हैं, ए बी और सी। ए से याद रखेंगे एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। बी से याद रखेंगे आप बेजरिंकिया, बेजरनिकिया। और सी से याद रखेंगे आप क्लोस्ट्रीडियम, सी से आप याद रखेंगे क्लोस्ट्रीडियम। में तीनों ही फ्री लिविंग है, अकेले सर्वाइव करते हैं। सिम्बायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ये आपके एनसीईआरटी में कई जगहों पर दिया हुआ है, तो आपका फोकस इस वाले ग्रुप पर होना चाहिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहां पर 2 तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन की हम बात करेंगे। पहला है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये आइदर फ्री लिविंग हो सकता है, मतलब ये बिना एसोसिएशन के भी सरवाइव कर सकता है, और दूसरा अगर इसको सही प्लांट मिलेगा तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बना लेता है। मतलब ये सरवाइव तो दोनों तरह से कर सकता है, फ्री लिविंग फॉर्म में भी सरवाइव कर लेगा, जिंदा रह लेगा, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन की फॉर्म में भी सरवाइव कर लेगा। लेकिन आपको याद रखना है, जब ये फ्री लिविंग फॉर्म में होता है तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, नो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब ये फ्री लिविंग फॉर्म में होता है तो कभी भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा होता। जैसे ही इसको प्लांट के साथ में एसोसिएशन बनाने का मौका मिलता है, मान लो ये एक प्लांट है, ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट की रूट में जाकर के रूट नोड्यूल्स बना देता है, ऐसे गांठ बना देता है, ऐसे, इसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया सरवाइव करता है, और जैसे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसने किया, अब ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाएगा। यहां पर ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाता है। तो राइजोबियम फ्री लिविंग फॉर्म में भी सरवाइव कर सकता है और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी सरवाइव कर सकता है, लेकिन जब वो फ्री लिविंग फॉर्म में होता है तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, और जब सिम्बायोटिक फॉर्म में आता है तभी नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होता है। ये जो राइजोबियम है, ये हर एक प्लांट के साथ में एसोसिएशन नहीं बना सकता, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं लेग्यूम्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के साथ में ये रूट नोड्यूल बना सकता है, सिर्फ लेग्यूम्स प्लांट के साथ में ये रूट नोड्यूल बना सकता है, सबके साथ रूट नोड्यूल ये नहीं बना सकता। एक दूसरा बैक्टीरिया और याद रखना है, फ्रैंकिया। ये भी एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम जैसा ही बैक्टीरिया है, ये भी रूट नोड्यूल बनाता है और रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये भी रूट नोड्यूल बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये रूट नोड्यूल जो फॉर्म करेगा, ये लेग्यूम प्लांट के साथ में रूट नोड्यूल ना बना करके नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में रूट नोड्यूल बनाता है। जो फ्रैंकिया है, जो ये रूट नोड्यूल बनाता है, ये लेग्यूम प्लांट्स के साथ में नहीं बनाता, ये नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ में रूट नोड्यूल बनाता है, जिसमें से एक एग्जाम्पल है एलनस। हमारे पास में एक प्लांट है एलनस, उसके साथ में ये रूट नोड्यूल बना रहा होता है। ठीक है, तो दोनों हमें याद रखने, राइजोबियम भी इंपॉर्टेंट है और फ्रैंकिया, और अगर आप याद रख सकते हैं तो ये वाला सेक्शन भी याद रख लीजिए। वैसे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो यहां पे हमने देखा कि भाई बैक्टीरिया कितने अलग अलग तरीके से अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करा सकता है, चाहे हम न्यूट्रिशन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, चाहे हम रिप्रोडक्शन की बात करें, और नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो सिर्फ बैक्टीरिया ही परफॉर्म कर सकता है, दुनिया में कोई ऐसा दूसरा ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जो नाइट्रोजन फिक्स कर पाए, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्स कर पाए। ये सब पढ़ने के बाद में हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन समझते हैं कि भाई बैक्टीरिया को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो हम समझने वाले हैं। बैक्टीरिया को टोटल 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है।
जो बैक्टीरिया या फिर अगर हम की बात करें तो कार्ल वूस ने बैक्टीरिया को, आपको मालूम होगा, 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। एक किंगडम था यू बैक्टीरिया जो टिपिकल बैक्टीरिया थे, और एक बैक्टीरिया थे आर्की बैक्टीरिया, स्पेशल बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, और यू बैक्टीरिया जो आज के टाइम पर ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे आसपास, टिपिकल बैक्टीरिया जो है दे आर यू बैक्टीरिया। पहले हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। छोटा टॉपिक आर्की बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का बड़ा है, तो पहले हम आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये दुनिया का सबसे पुराना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब धरती पर आर्की बैक्टीरिया बहुत पहले इवोल्व हुए थे। इवोल्व होने के टाइम पर और आज के टाइम पे उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, जैसे वो उस टाइम पर इवोल्व हुए थे। और आज भी बहुत सारे आर्की बैक्टीरिया कुछ जगहों पर मिलते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, लिविंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, क्योंकि वो उनके अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं बहुत लंबे समय से। इसीलिए हम इनको लिविंग फॉसिल कह करके बुलाते हैं। लिविंग फॉसिल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक लंबे समय से कोई चेंज नहीं आया है, ऑल्सो कॉल्ड ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। बहुत सारे लिविंग फॉसिल होते हैं जिसमें सबसे पुराना लिविंग फॉसिल आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया बहुत ही हार्श कंडीशन में पाया जाता है। जो आर्की बैक्टीरिया है वो धरती पर सबसे पहले इवोल्व हुए थे, और आपको मालूम है जब धरती बनी थी या फिर स्टार्टिंग में जब ओल्ड टाइम था, तो वहां पे अर्थ का जो एनवायरमेंटल कंडीशन था वो आज के कंपैरिजन में बहुत हार्श था। तो आर्की बैक्टीरिया ने वो समय देखा हुआ है अर्थ का जो बहुत ही हार्श कंडीशन में सरवाइव करके आए हैं। जो आर्की बैक्टीरिया आज के टाइम पर अर्थ पे पाए जाते हैं वो भी उन्हीं एरियाज में मिलते हैं जो बहुत ही हार्श कंडीशन को एग्जिबिट करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया इसीलिए बोले जाते हैं कि ये एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में सरवाइव करते हैं, हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं। जिन जगहों पर कोई और सरवाइव ना कर पाए वहां पर आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करता है। क्यों सरवाइव कर पाता है या क्या ऐसा खास है आर्की बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया के कंपैरिजन में कि आर्की बैक्टीरिया बहुत ही हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकता है लेकिन नॉर्मल बैक्टीरिया वहां पे नहीं सरवाइव कर पाएगा? इसका रीजन है इनके सेल वॉल या फिर जो सेल एनवलप है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। जो आर्की बैक्टीरिया का अगर हम सेल एनवलप की बात करें, सेल के आउटर कवरिंग की बात करें, तो वो नॉर्मल बैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो उसका सेल वॉल का डिफरेंस है। अगर हम एक नॉर्मल बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल वॉल को देखें तो वो पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन का ही दूसरा नाम होता है म्यूरिन। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन, जिसको हम एक और नाम देते हैं स्यूडो म्यूरिन, दोनों नाम दिया जाता है, स्यूडो म्यूरिन या फिर स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन, इससे बनी होती है। वो नॉर्मल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है उनकी सेल मेम्ब्रेन। जो उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी यूनिक होती है। भाई नॉर्मली किसी भी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी? नॉर्मली किसी भी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर की बनी होती है। लिपिड की एक बाइलेयर होती है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की एक लिपिड की बाइलेयर होती है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें थोड़ा सा यूनिक फीचर होता है। ये नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं और ये आर्किया की बात करेंगे। जो आर्की बैक्टीरिया की लिपिड चेन है उसकी जो टेल है वो ब्रांच्ड होती है। ये देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये ब्रांच्ड बना दी, जबकि आप नॉर्मल वाले में देखो यहाँ पे हमने ब्रांचिंग नहीं की है, जबकि यहाँ पे आपको ब्रांचिंग दिखाई पड़ेगी, इस तरह की ब्रांचिंग दिखाई पड़ेगी।
इसको बोलते हैं फाइटेल टेल। जो इस यहाँ पे लिपिड की टेल है उसके अंदर में एक्सेसिव ब्रांचिंग दिखाई पड़ती है। इसीलिए आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों में डिफरेंस है। जो आपको प्राइमरी एनसीईआरटी में मेंशन है वो सेल वॉल का डिफरेंस मेंशन है, सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस मेंशन नहीं है, लेकिन आपको दोनों याद होने चाहिए। इसी सेल एनवलप के डिफरेंस की वजह से वो आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। अब आर्कीबैक्टीरिया का इंटरनल डिवीजन अगर हम देखें तो आर्कीबैक्टीरिया खुद भी तीन तरह का होता है। अगर हम आर्कीबैक्टीरिया का इंटरनल डिवीजन देखें तो आर्कीबैक्टीरिया खुद भी तीन तरह का होता है। मिथेनोजेंस यानी कि ऐसे एरियाज में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म जो मार्शी एरियाज में सर्वाइव करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा गाय भैंस जो कैटल होते हैं उनके स्टमक में एक पार्ट होता है रियोमन। जो गाय भैंसें होती है उनका स्टमक काफी बड़ा होता है, वो 4 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड होता है, उसमें एक पार्ट होता है रियोमन। उनके रियोमन्स में सेल्यूलोज का डाइजेशन ऑपरेट कर रहा होता है। इसी सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करने का एक बैक्टीरिया का काम होता है मिथेनोजन बैक्टीरिया। और ये मिथेनोजन बैक्टीरिया कैटल की बॉडी में जो गोबर होता है कैटल का, उससे मीथेन बनाने का काम कर रहे होते हैं। आपने पता होगा भाई, हम कैटल्स की बॉडी में मीथेन का गैस का प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ उनके र्यूमन में क्या मिलते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया मिलते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया मिलते हैं, मार्शी एरियाज में मिलते हैं, कैटल के र्यूमन में मिलते हैं। क्योंकि कैटल के र्यूमन में मिल रहे हैं तो पूरी तरह से एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। कैसे सर्वाइव करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में। दूसरा टाइप है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, देखो फाइल्स का मतलब होता है लविंग। कोई भी चीज अगर लविंग है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को लव करती है कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए हम फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। हेलो का सिंपल सा मतलब होता है सॉल्ट। जैसे हेलोजन होता है ना 17th ग्रुप के हमारे एलिमेंट्स, जिसमें क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, तो हेलो का सिंपल सा मतलब होता है सॉल्ट। फाइल का मतलब है लविंग। तो जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में, जो बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज हैं, वहां पर ये सर्वाइव करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, उन आर्कीबैक्टीरिया को बोलते हैं हेलोफाइल्स। लास्ट है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स, फिर से फाइल्स मतलब लविंग, और थर्मो और एसिडो का क्या मतलब है। थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। एसिडो का मतलब है लो पीएच, एसिडो का मतलब है लो पीएच, थर्मो का मतलब है हाई टेम्परेचर, और फाइल्स का मतलब है लविंग। इसका मतलब ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये वाले जो आर्कीबैक्टीरिया हैं, ये ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं, ऐसे वाटर के अंदर में पाए जाते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है लेकिन पीएच बहुत कम होता है। ऐसा वाटर आपको मिलता है हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। जो हमारे पास में हॉट सल्फर स्प्रिंग्स होती हैं, जो माउंटेन टॉप्स पे या फिर जहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह नॉर्मल होते हैं, तो उनके ऊपर कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी में नीचे से सल्फर रिलीज होने की वजह से, मान लो ये पानी है, इसके नीचे हमारे पास सॉइल का लावा वगैरह या फिर ऐसी एरियाज हैं जहां पे अर्थ के क्रैक है, जिसकी वजह से SO2 गैस रिलीज होती है। अब हीट की वजह से टेम्परेचर तो इसका हाई होगा ही, और सल्फर वाटर के साथ कंबाइन होकर के हाइड्रोजन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्रिएट कर देती है। इसकी वजह से ये हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर थर्मो एसिडोफाइल आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा होता है। आर्कीबैक्टीरिया के बाद आर्कीबैक्टीरिया के लिए इतना ही पढ़ना है हमें। जो नेक्स्ट टाइप का बैक्टीरिया है वो है ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। जो हमारे टिपिकल बैक्टीरिया होते हैं आज के टाइम पर, जो इधर उधर हमें एनवायरमेंट में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं, दे आर यू बैक्टीरिया या फिर टिपिकल बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का एक और नाम देते हैं हम ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हम
क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, यू बैक्टीरिया के अंदर में सिंपल सी चीज है, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हो। स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन तो आर्की बैक्टीरिया हो गए थे, लेकिन जिनकी सेल वॉल किसकी बनी हो? पेप्टिडोग्लाइकन की। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया। बहुत सारे टाइप्स के जो यू बैक्टीरिया हैं उसमें से हमें सिर्फ दो पढ़ने हैं। एक है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको पहले बोलते थे साइनोबैक्टीरिया, और दूसरा हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। एक साइनोबैक्टीरिया और दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? माइकोप्लाज्मा। दो ही ग्रुप पढ़ेंगे, जिसमें से पहले बड़ा ग्रुप पढ़ लेते हैं साइनोबैक्टीरिया, या फिर जिसको पहले के टाइम पर ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक बहुत ही स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है, बहुत ही अलग तरीके का बैक्टीरिया है। क्यों अलग है? क्योंकि पहली बात, ये हमेशा फोटोसिंथेटिक होते हैं। सारे के सारे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं। अब आप बोलेंगे सर जो बैक्टीरिया होता है उसमें से कुछ टाइप फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, उसमें स्पेशल ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है? कि बेटा जो इनके पिगमेंट्स होते हैं, जब हमने बैक्टीरिया आपको पढ़ाया था तो बोला था कि बैक्टीरिया के अंदर में कुछ प्रिमिटिव टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का होता है, और बैक्टीरियो परप्यूरिन जो कि पर्पल कलर का होता है। इसी वजह से उन बैक्टीरिया का नाम ग्रीन बैक्टीरिया या फिर पर्पल बैक्टीरिया हुआ करता था। उन बैक्टीरिया में जो हाइड्रोजन डोनर था वो हाइड्रोजन सल्फाइड था, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ हाइड्रोजन डोनर था तो वहां पर फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट में सल्फर कंपाउंड रिलीज होते थे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता था। लेकिन साइनोबैक्टीरिया पूरे बैक्टीरिया किंगडम का, पूरे मोनेरा किंगडम का इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसके पास में हायर प्लांट जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहां पर मिलता है ना, वो कौन सा है? यहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, आप सोचो क्लोरोफिल ए हायर प्लांट्स के अंदर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ये ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल ए होता है वो हायर प्लांट्स का फीचर है, और सेम यही क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। इनफैक्ट जितने भी आज के टाइम पर हमारे प्लांट्स हैं, हम मानते हैं कि उनका ओरिजिन साइनोबैक्टीरिया के इवोल्यूशन से ही हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो कि भाई प्लांट्स के पास में क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया से ही आया है। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के पास में ये प्रेजेंट है तो इसका हाइड्रोजन डोनर जो है वो वाटर की तरह यूज होगा। जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन डोनर की फॉर्म में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को यूज करते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर के तौर पे H2O को यूज करता है। जब ये हाइड्रोजन डोनर के तौर पे H2O को यूज करेगा तो आफ्टर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रिलीज करेगा। भाई बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में जो गैस रिलीज होने वाली है फोटोसिंथेसिस के बाद में वो कौन सी होगी? ऑक्सीजन होगी। इस धरती पर सबसे पहली बार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसने ऑक्सीजन का रिलीज किया था वो साइनोबैक्टीरिया ही है। धरती पर सबसे पहली बार जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मोस्ट प्रिमिटिव ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स तो बाद में आए, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ, पूरे अर्थ पर जो सबसे पहली बार इवोल्यूशन में ऑक्सीजन किसी ने रिलीज किया था तो वो साइनोबैक्टीरिया था। उसके पहले अर्थ पर कोई फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। जब एक बार साइनोबैक्टीरिया इवोल्व हुआ तो उसने ऑक्सीजन रिलीज कर करके पूरे एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया था। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। क्या सिर्फ इनके पास क्लोरोफिल ए ही मिलता है? नहीं, इनके पास में एक और पिगमेंट मिलता है जिसका नाम है, क्लोरोफिल ए के अलावा एक और पिगमेंट मिलता है जिसका नाम है फाइकोबिलीन, जिसका नाम है फाइकोबिलीन। अच्छा, ये जो फाइकोबिलीन है ना, ये कोई एक पिगमेंट नहीं है, ये 3 पिगमेंट का क्लस्टर होता है। फाइकोबिलीन हम क्लस्टर का नाम बोलते हैं, जिसके अंदर में 3 अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। वो कौन से पिगमेंट होते हैं? उनका नाम है फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर का दिखाई पड़ेगा, फाइको एरिथ्रीन जो कि रेड कलर का दिखाई पड़ेगा, और एलोफाइको साइनिन जो लाइट ब्लू कलर का दिखाई पड़ेगा।
तरह के पिगमेंट यहाँ पर क्लस्टर की फॉर्म में, एक गुच्छे की फॉर्म में रहते हैं, ग्रुपिंग करके रहते हैं, उसी को बोलते हैं फाइकोबिलिन। क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया में मिल रहे हैं इसलिए हम इनके नाम के आगे सी लगा देते हैं। सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, सी एलो फाइकोसाइनिन। सी का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मतलब है साइनोबैक्टीरिया में मिल रहे हैं। अब ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसके पास में ब्लू कलर का पिगमेंट मिल रहा है और ग्रीन कलर का पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए है ही, तो ज्यादातर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, वो इन कॉम्बिनेशन की वजह से ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते थे, ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते थे। इसीलिए स्टार्टिंग के टाइम पर जब हम बैक्टीरिया को प्लांट के साथ प्लेस करते थे तो उस टाइम पर साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कह करके बुलाया जाता था। क्यों बुलाया जाता था ब्लू ग्रीन एल्गी? बिकॉज ऑफ इट्स कलर। और कलर किसकी वजह से आ रहा है? क्लोरोफिल ए प्लस सी फाइकोसाइनिन। लेकिन एक और चीज आपके दिमाग में आएगी, भाई इनके पास रेड कलर का पिगमेंट भी तो है। क्या सर इनके पास में सिर्फ ब्लू कलर का पिगमेंट है? नहीं, रेड कलर का भी पिगमेंट है। तो क्या साइनोबैक्टीरिया हमेशा ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो सी फाइकोएरिथ्रिन रिच होते हैं, जिनके अंदर में ये वाला जो रेड कलर पिगमेंट है ना, सी फाइकोएरिथ्रिन, ये ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो ऐसे साइनोबैक्टीरिया आपको रेड कलर के दिखाई पड़ेंगे। तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि हमें रेड कलर का साइनोबैक्टीरिया भी मिल जाए। सबसे कॉमन एग्जांपल है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, आपने रेड सी सुना होगा। इजिप्ट के पास में एक सी है जिसका नाम है रेड सी। जब आप उसको देखते हैं तो वहां पे थोड़ा सा रेडिश टिंज आता है, कई बार उसका कलर जो है ना वो रेडिश थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। ये जो रेडिश टिंज आपको दिखाई पड़ रहा है किसकी वजह से पता है? ये इसी साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से है, जो रेड कलर का साइनोबैक्टीरिया है। मतलब बताने का यही है कि साइनोबैक्टीरिया हमेशा ब्लू ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, कई बार वो रेड कलर के भी होते हैं। तो आज के टाइम पे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कलर यूज नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी टर्म यूज ना करके साइनोबैक्टीरिया टर्म बेस्ट है फॉर डिस्क्राइबिंग दिस ऑर्गेनिज्म। ये तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट की बात हो गई। अब हम इनके हैबिटाट या फिर इनके बॉडी स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो सेकंड चीज हम पढ़ने वाले हैं वो इनका हैबिटाट, कहां पर पाया जाता है। ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में भी आपको मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, साफ पानी में, और मरीन वाटर में भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट एक्वेटिक के साथ में ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे भी मिल जाते हैं। एक्वेटिक भी हो सकते हैं प्लस टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इंपॉर्टेंट ही चीजें याद रखनी है। अगर सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास में क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटोफोर्स हमने सेल चैप्टर में भी देखा था कि कुछ बैक्टीरिया के पास में स्पेशल थैली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स के अलावा सेल्यूलर स्ट्रक्चर में जो याद रखना है कि इनके पास कभी भी कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता, हमेशा इनके पास फ्लैजेला एब्सेंट होता है। क्योंकि इनके पास फ्लैजेला एब्सेंट है तो ये अपनी मर्जी से इधर उधर मूव नहीं कर सकते, पानी के करंट के साथ जहां जाना है उधर जाएंगे। अब क्योंकि पानी के करंट के साथ में ही इनको मूव करना है तो पानी की सरफेस पे रहने के लिए, पानी की सरफेस पे फ्लोट करने के लिए इनके पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है गैस वैक्यूल। ये पानी की सरफेस पे फ्लोट करे, इनको ऑक्सीजन जो सनलाइट है वो हमेशा मिलता रहे, उसके लिए इनकी बॉडी में गैस वैक्यूल होते हैं जिसकी मदद से ये हमेशा पानी की सरफेस पे बने रहते हैं, नीचे नहीं डूबते। तो गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बाद में अगर हम इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझें, किस तरह से इकट्ठा होकर के रहते हैं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या अकेले सरवाइव करते हैं, तो दोनों तरह से पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सिंगल लाइफ या फिर सिंगल सेल फॉर्म में सरवाइव करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में एक साथ इकट्ठा होकर के एक गुच्छा बना करके रहते हैं। कुछ कॉलोनीज जो होंगी वो धागे नुमा स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करती हैं जिसको हम फिलामेंटस कॉलोनी बोलते हैं। तो कॉलोनी एक्चुअल में फिलामेंटस वो सेम ही है,
सिर्फ अगर वो लीनियर धागे की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको फिलामेंटस कॉलोनी बोलते हैं। सिंगल सेल की अगर हम बात करें तो स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना बहुत इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के अंदर में प्रोटीन रिच ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में भर भर के प्रोटीन रिच ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, इसीलिए आज के टाइम पर स्पाइरुलिना एक सुपर फूड है। इसको हम कल्चर करते हैं, कल्चर करने के बाद में ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद में पैकेट्स में बेचते हैं, क्योंकि जो इसके स्पोर होंगे, जो इसके बैक्टीरिया होंगे, वो प्रोटीन रिच सोर्स होता है, हम यहाँ से बहुत सारा प्रोटीन बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। आपने टिश्यू कल्चर में एक टॉपिक पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल को कल्चर करके प्रोटीन सिंथेसाइज करना या फिर प्रोटीन को ऑब्टेन करना इंडस्ट्रियल स्केल पे, इसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, जिसमें स्पाइरुलिना एक सेल है। कॉलोनियल की बात करें तो एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हमारा फिलामेंटस हो गया, ऑसिलेटोरिया हमारा फिलामेंटस हो गया, ये सब हमारे एग्जाम्पल है। एनाबीना दोनों फॉर्म्स में मिलता है, कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलता है और फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलता है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम आपको दिया है साइनोबैक्टीरिया का, वो नॉस्टॉक का दे रखा है, तो हम भी नॉस्टॉक का डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरह का नॉस्टॉक का डायग्राम आपको दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का दे रखा है। ये ग्रीन कलर से हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो क्लोरोफिल ए है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे ना तो आपको दो तरह के सेल दिखाई पड़ेंगे। एक तो हम छोटे छोटे सेल बना रहे हैं जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के अंदर में क्लोरोफिल ए मिलता है और ये फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं, फूड सिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक बड़ा सा सेल देखो, ये बीच में हमने बड़ा सा जिसकी मोटी सी सेल वॉल है, इस सेल को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट, तो दो तरह के सेल हो गए इनकी पूरी बॉडी में, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट की खास बात होती है कि ये बड़े साइज का है, बहुत ही मोटी सेल वॉल होती है और इसके पास में कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल नहीं होता। वेजिटेटिव सेल तो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन हेटेरोसिस्ट नहीं कर रहे होते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हेटेरोसिस्ट का एक स्पेशल काम होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेटेरोसिस्ट का जो स्पेशल काम है वो क्या है? नाइट्रोजन को फिक्स करना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में फिक्स करना, ये काम है हेटेरोसिस्ट का। और इस तरह से पूरी कॉलोनी बन जाती है। अब यहां पे अगर हम इस पूरी कॉलोनी के ऊपर में जो फिलामेंटस बॉडी है, इसके ऊपर में एक येलो कलर की डॉटेड लाइन हमने बनाई है जो इसको पूरी तरह से कवर कर रही है। ये जो डॉटेड लाइन है ये म्यूसिलिजिनस कवरिंग है, म्यूसिलिजिनस कोट। साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी या फिर साइनोबैक्टीरिया का जो फिलामेंट है उसके ऊपर एक म्यूसिलिजिनस कोट होता है जो उसको होल्ड करके रखता है, उसको पूरी तरह से आउटर साइड से कवर करके रखता है। तो ये हो गया हमारा नॉस्टॉक का डायग्राम, और ज्यादातर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया इसी तरह के होंगे। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। भाई ये जो साइनोबैक्टीरिया ग्रुप है ना, ये बहुत ही यूनिक टाइप का ग्रुप है। ये फोटोसिंथेसिस भी खुद ही कर लेता है, खाना भी खुद ही बना लेता है, और खाना बनाने के साथ में नाइट्रोजन को भी खुद ही फिक्स कर सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की भी कैपेबिलिटी इसके पास में। तो दोनों कैपेबिलिटी साइनोबैक्टीरिया के पास इंटरनल होती है। खाना बनाने की एबिलिटी, फोटोसिंथेसिस की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। यहां पे हमें बात करनी है नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी की, कि नाइट्रोजन कैसे वो फिक्स करता है। जिसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी है, जो साइनोबैक्टीरिया की नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी है, वो फ्री लिविंग फॉर्म में भी दिखाई पड़ सकती है और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी दिखाई पड़ सकती है। जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया भी फ्री लिविंग फॉर्म में और सिम्बायोटिक फॉर्म दोनों में नाइट्रोजन फिक्स कर रहे थे, वैसे ही यहां पर भी फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स किया जा सकता है कुछ साइनोबैक्टीरिया,
और कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, पहले सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल आते हैं नोस्टॉक, एनाबीना, ओलोसीरा एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल, आपको ये 3 याद रख लो। इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी को हम अपने राइस प्लांटेशन में बहुत यूज किया जाता है। जब राइस प्लांटेशन किया जाता है ना, या फिर जब हम पैडी फील्ड लगाते हैं, धान लगाते हैं, तो आपको मालूम होगा धान की खेती में उसको डुबो के रखते हैं पानी में। इसी बीच में हम कई बार ओलोसीरा या फिर एनाबीना को इस फील्ड में छोड़ देते हैं, जिससे वो नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे। जो राइस की प्लांटेशन है, राइस की जो खेत पैदावार है, वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया के केस हैं। जो साइनोबैक्टीरिया क्या क्या, किस तरह का बैक्टीरिया, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। साइनोबैक्टीरिया के नेक्स्ट बाद में आता है दूसरे तरह का यू बैक्टीरिया, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। दुनिया का सबसे छोटा लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इससे छोटा लिविंग सेल होता ही नहीं है। माइकोप्लाज्मा को एक और नाम दिया जाता है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो का मतलब ना एक स्पेसिफिक फीचर की वजह से। माइकोप्लाज्मा इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास में कोई सेल वॉल प्रेजेंट होती ही नहीं है। भाई सारे बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल होती है, माइकोप्लाज्मा इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास में सेल वॉल होती ही नहीं है। अब क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो इसका शेप फिक्स नहीं होगा। जो इसका शेप होगा वो फिक्स नहीं होता, वो हर बार चेंज होगा। आप जितनी बार माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, उसका शेप डिफरेंट निकल करके आएगा। इसीलिए क्योंकि इसका शेप फिक्स नहीं है, तो इसको एक टर्म दिया जाता था पहले, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्यों भाई? क्योंकि पहले हम बैक्टीरिया को प्लांट के साथ रखते थे। आपको मालूम होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कवर किया था। आज के टाइम पे जो ज्यादा अच्छा टर्म है वो है जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ज्यादा अच्छा टर्म है ना, वो क्या है? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज के टाइम पे हम ये यूज करते हैं, ना कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अब क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसको एक और चीज का बेनिफिट मिलता है। भाई आपने मालूम होगा कि हमारे पास कुछ टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं, ऐसी ड्रग्स जो किसी बैक्टीरिया को किल करे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करे, माइक्रोब को किल करे। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसको हम बीटा लैक्टम रिंग कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। सारे एंटीबायोटिक्स जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है। इसी एंटीबायोटिक में सबसे फेमस एंटीबायोटिक आता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम दुनिया का पहला एंटीबायोटिक और आज के टाइम पर भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। पेनिसिलियम कैसे बैक्टीरिया को किल करता है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कर देता है, उसकी सेल वॉल को डैमेज करता है। पर आप ध्यान से समझो कि माइकोप्लाज्मा के पास में तो सेल वॉल है ही नहीं। अब अगर उसके पास सेल वॉल है ही नहीं, तो उसकी सेल वॉल को डैमेज कैसे किया जाएगा? बिल्कुल डैमेज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर हम पेनिसिलियम की मदद से माइकोप्लाज्मा को मारना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें दूसरे तरह के एंटीबायोटिक चाहिए होंगे, जैसे टेट्रासाइक्लिन, एम्फीसाइक्लिन, जो उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोकें। सेल वॉल को टारगेट करने पर माइकोप्लाज्मा किल नहीं होगा। तो पेनिसिलियम हमारे किसी काम का नहीं है फॉर माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बॉडी स्ट्रक्चर की। जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। भाई माइकोप्लाज्मा का सेल्यूलर स्ट्रक्चर काफी यूनिक होता है। सेल वॉल तो उसके पास में नहीं होती है, लेकिन सेल वॉल ना होने के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके पास। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसका जो डीएनए होता है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड होता है। भाई बैक्टीरिया का डीएनए हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन यहां पर जो डीएनए है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। यूकैरियोट्स जैसा डीएनए यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके पास
लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। सेल वॉल की बात हमने पहले ही कर ली है। अब बात करते हैं इसके रेस्पिरेशन की। ये फैकल्टेटिव एनारोब है। जो माइकोप्लाज्मा होता है ये फैकल्टेटिव एनारोब है, मतलब नॉर्मली तो ये एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करता है। लेकिन अगर आप इसको ऑक्सीजन की सोर्स से निकाल करके ऑक्सीजन का सोर्स कट कर दो, ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में रख दो, तो भी ये सर्वाइव कर लेगा। तो फैकल्टेटिव एनारोब होता है। कभी भी फ्लैजेला नहीं पाया जाता, हमेशा नॉन मोटाइल है, हमेशा इसके पास फ्लैजेला कंप्लीटली एब्सेंट होगा। तो यहां पे भी हमेशा फ्लैजेला क्या होगा, एब्सेंट होने वाला है, फ्लैजेला यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, नॉन मोटाइल होता है हमेशा। क्या डिजीज कॉज कर सकता है? बिल्कुल, ये प्लांट एनिमल दोनों के अंदर में अलग अलग तरह की डिजीज कॉज कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा है जो प्लांट के अंदर डिजीज करते हैं और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में बस इतनी ही चीजें याद रखनी, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना। स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल वॉल नहीं होना, है ना। सेल वॉल नहीं होना, अगर आप इस वाले टॉपिक को भी पकड़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। रेस्पिरेशन में फैकल्टेटिव एनारोब है और कभी भी फ्लैजेला नहीं मिलता। डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बस इतना याद रखना है। तो इस तरह से हमने पूरे बैक्टीरिया जो मोनेरा किंगडम था उसको कवर किया। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम प्रोटिस्टा किंगडम को कवर करेंगे।